हाँ, नमस्कार दोस्तों। मॉनिटर एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर आगे बढ़ेंगे हम। ज्योमेट्री पढ़ रहे थे आप लोग। ज्योमेट्री के अंदर हमने लास्ट में जो किया था डिस्कस, वो कर रहे थे सर्वांग समता और समरूपता। तो समरूपता की कंडीशन हमारी लास्ट में चल रही थी कि जब कोई दो या दो से अधिक त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हों, उनके संगत कोण आपस में बराबर हों, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आगे और बढ़ते हैं अपन। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये कोई दो ट्रायंगल हैं, ऐसे दो ट्रायंगल हैं, इसको एबीसी कह देते हैं। इसको पी क्यू आर कह देते हैं, पी क्यू आर। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि हम यहां से सीधा लंब डालते हैं ऐसे 90 डिग्री कोण हो गए, तो ये कहलाता है लंब। इसको कहते हैं शीर्ष लंब। इसी प्रकार से यहां भी डाल सकते हैं हम, ये शीर्ष लंब हो गया इसका। दूसरी बात बताई थी मैंने आपके लिए कि यदि हम इस कोण का अर्धक करते हैं, तो जैसे मान लो एक पूरा कोण है हमारा, इसका आधा कर दिया हमने, तो ये आपका अर्धक हो गया। ये कहलाता है कोण दुभाजक। कोण दुभाजक, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ऐसे यहां भी दुभाजक कर सकते हैं इसको हम। ये कोण दुभाजक हो गया इसका। इसको वही शीर्षलंब कह सकते हैं। ये इसका शीर्षलंब हो गया। और एक मैंने बताया था आपके लिए कि यदि इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, जैसे मान लो ये मध्य बिंदु हमारा, ये मध्य बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं, तो ये कहलाती है माध्यिका। इसको मीडियन कहते हैं हम। ऐसे ही हम भी मिला सकते हैं मध्य बिंदु इसका, ये माध्यिका हो गई। सपोज करो कि इसको हम एम कह देते हैं, इसको एम डैश कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं, इसको कैपिटल में ले लेते हैं। चलो, इसको एम कह दिया, इसको एम डैश कह दिया हमने, इसको हमने एन कह दिया, इसको एन डैश कह दिया, इसको ओ कह दिया, इसको ओ डैश कह दिया। अभी जो लास्ट में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे भाई, जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपात में होती हैं। साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस। इसका मतलब है कि ए बी का अनुपात पी क्यू से, ए सी का अनुपात पी आर से, और बी सी का अनुपात क्यू आर से सेम था। तो अब ये समझनी है बात को, भुजाएं समानुपात में तो होती हैं, लेकिन भुजाओं के साथ में इनके जो शीर्ष लंब होते हैं वो भी समानुपात में होते हैं, इनके जो कोण दुभाजक होते हैं वो भी समानुपात में होते हैं, और यदि इनकी माध्यिका की बात करें तो दोनों की माध्यिका भी आपकी क्या होंगी, समानुपात में होंगी। तो ये कह सकते हैं हम कि यदि हमारे पास भुजाएं जैसे हमारे पास टी ए बी बटे पी क्यू था बराबर बी सी बटे क्या था बताओ, क्यू आर था, बराबर ए सी बटे क्या था, पी आर था। ये तो समानुपात में होती है। साथ में यदि हम इसका शीर्षलंब लेते हैं ए एम, तो उसका शीर्षलंब क्या लेना पड़ेगा, पी एम डैश लेना पड़ेगा। इसका कोण दुभाजक लेते हैं ए एन, तो उसका भी कोण दुभाजक लेना पड़ेगा पी एन डैश। और यदि इसका माध्यिका लेते हैं हम ए ओ, तो उसको भी लेना पड़ेगा हमको पी ओ डैश। इसका मतलब है कि यदि भुजाएं समानुपात में होती हैं तो उनके आपस में जो संगत
कोण बराबर होंगे, लेकिन संगत जो माध्यिका होंगी वो भी आपस में उनका अनुपात भी वही रहेगा, शीर्ष लंबों का अनुपात भी वही रहेगा, कोण द्विभाजकों का अनुपात भी वही रहेगा। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो बताओ उनकी माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो जो अनुपात भुजाओं का है वही माध्यिकाओं का है, वही कोण द्विभाजकों का है और वही शीर्ष लंबों का है। तो आंसर वही हो जाएगा सेम। बात समझ आ रही है ना। इससे कई सवाल बना सकते हैं हम। मैंने कहा आपसे कि दो त्रिभुजों की माध्यिकाओं का अनुपात 5:6, भुजाओं का बताओ संगत भुजाओं क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा 5:6। यदि मैं कहता हूँ शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, तो वही 5:6। यानी सब आपस में अनुपात के हिसाब से सेम होते हैं, लेकिन कई बार इनका क्षेत्रफल पूछ लेता है वो। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि वो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इनका सबका स्क्वायर कर दो आप। यदि भुजाओं का अनुपात दे दिया मैंने आपको भाई दो त्रिभुजों, दो पहले वो बताएगा हमको कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, फिर कहेगा भुजाओं का अनुपात 2:3 है, फिर कहेगा साहब बताइए क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो एरिया का रेशो निकालने के लिए, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको केवल स्क्वायर करना है। कैसे, वो भी नोट कर सकते हैं हम कि जैसे मान लो मुझे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, सबका स्क्वायर कर दो इनका। तो ये कह सकते हैं हम AB/PQ, BC/QR, AC/PR, AM/PM डैश का स्क्वायर, AN/PN डैश का स्क्वायर और AO/PO डैश का स्क्वायर। सब बराबर हैं। AC बटे PR को तो AM यानी AM शीर्ष लंब हो गया, इसका PM डैश हो गया, तो AM बटे PM डैश कर दिया। इसका कोण द्विभाजक AN है तो इसका PN डैश हो गया, इसका AO है तो इसका PO डैश हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। अब सिंपल सिस्टम से समझ सकते हैं इसको हम कि जब हमारे पास दो त्रिभुज आपस में समरूप हों और उनकी भुजाओं का अनुपात आपको मिल जाए तो हम शीर्ष लंबों का भी निकाल सकते हैं, माध्यिकाओं का भी निकाल सकते हैं और कोण द्विभाजकों को निकाल सकते हैं, उनके क्षेत्रफल का भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के केवल स्क्वायर करना है आपको, ठीक है ना। तो ये सब नोट कर सकते हैं आप, चाहे तो चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलूँ आगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हमको कि दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का रेशो दे रखा है आपको 3:4 है, ये दे रखा है। तो बताओ उनके शीर्ष लंबों तथा क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, ये क्वेश्चन बोल दिया आपको। तो क्लियर पता है भाई, समरूप बोल दिया उसने हमें। जब समरूप बोल देगा हमें तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब माध्यिकाओं का दे रखा है हमें 3:4, तो यही हमारा भुजाओं का हो जाएगा, यही हमारी कोण द्विभाजक हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफलों की जब बात आती है तो आपको 3 का वर्ग करना पड़ेगा और 4 का वर्ग करना पड़ेगा। तो आंसर होगा 9:16। ठीक है ना। चलें आगे। उल्टा भी कह सकता है वो। यदि आपके लिए कहते भाई दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो बताओ उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका वर्गमूल ले लो,
माध्यिकाओं क्या होगा, तो ही वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पे जाना है तो स्क्वायर करते हैं, और क्षेत्रफल से भुजा पाएंगे या कोण द्विभाजकों पाएंगे या माध्यिकाओं पाएंगे या शीर्ष लंबों पाएंगे हम, तो वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। एक होती है हमारे पास में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जैसे मान लो हमारे एक त्रिभुज एबीसी ट्रायंगल है, और ये इस कोण का हमने द्विभाजक कर दिया, यहाँ पर अर्धक कर दिया ऐसे, यानी जितना ये है उतना ये है। सपोज करो ये डी है, तो इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण द्विभाजक प्रमेय कहते हैं इसको। तो देखिए इसमें इसको हमने अंतःकोण का अर्धक कर दिया, डी पे मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो ए बी है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इधर से ये वाला और ये वाला, तो ए बी बटे बी डी, ए बी अपॉन बी डी का जो रेशो होगा वही हमारा रेशो होगा ए सी अपॉन किसका, सी डी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इससे काफ़ी सवालों में काम आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास में कोण द्विभाजक है इसका, ये कोण का अर्धक कर दिया हमने, तो ये जो रेशो है वही रेशो ये है। ये अगर 2:3 आएगा तो ये भी 2:3 ही आएगा। अब इन चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ दे सकता है हमें, या एक अनुपात दे सकता है हमें, एक भुजा दे सकता है, दूसरी भुजा पूछ सकता है हमसे। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ए बी अपॉन ए सी, जैसे ए सी को यहाँ ले आओ, इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, एक ही बात है। इसको धर ले गए, इसको धर ले आए हम, ऐसे भी कह सकते हैं हम। ये तो है कि किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण ए का अर्धक बीसी भुजा को डी पर मिलता है, तो बताइए ये संबंध बिल्कुल फिट है। लेकिन कई बार क्या करता है कि वो अंतःकोण की बात नहीं करता, बाह्य कोण ए का अर्धक। अब उसको कैसे समझे हम, सूत्र उसका भी वही है, फॉर्मूला इसका भी ये रहेगा, लेकिन यदि वो सूत्र मतलब बाह्य कोण की बात कर रहा है तो उसका एक अलग से चित्र बनाता हूं मैं। जैसे मान लो ऐसे है, ये कोई ट्रायंगल है और ये ऊपर जा रही लाइन हमारे पास, तो देखो ये बाहर का कोण हो जाता है, ये अंदर कोण हो जाता है, ऐसे होता है ना, ये अंदर वाला ये बाहर वाला। अब यदि बाहर का अर्धक करेंगे हम तो ये देखो इसका अर्धक आपको आगे इधर निकालना पड़ेगा। ये बाह्य कोण एक अर्धक हो गया, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा ये है। अब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, ये समझ लो डी तक बढ़ा दिया हमने यहाँ पर। अब लैंग्वेज क्या है कि किसी त्रिभुज एबीसी के बाह्य कोण ए का अर्धक बीसी भुजा को आगे बढ़ाने पर डी पर मिलता है। वह अंत अर्धक था तो अंदर ही मिल रहा था वो। तो यदि हमारे पास में ऐसी लैंग्वेज आती है तो भी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी बराबर ए सी अपॉन सी डी। ए बी अपॉन बी डी यहाँ तक हो जाएगा और ए सी अपॉन सी डी यहाँ तक हो जाएगा। सूत्र ये रहेगा, लैंग्वेज दो है, फॉर्मूला एक ही हमारा। बस ये है कि चार चीज़ आपको दी जाएंगी, चार चीज़ों में से आपको तीन चीज़ आपको दी जाएंगी, चौथी चीज़ हमसे पूछ सकता है, एक रेशो दे सकता है, एक भुजा दे सकता है और दूसरी भुजा पूछ सकता है हमसे। लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रखें, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी हमारी पूरी बेसिक थ्योरी चल रही है, साथ साथ में कोई कोई एक आध क्वेश्चन लेते हैं हम, लेकिन बाद में प्रैक्टिस करने वाले हम विद क्वेश्चन के साथ में, तो वो सारी चीज़ फिर रिपीट होगी, फिर ये सभी और याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके बाद में मैं आपको बता रहा था, ध्यान होता है आपको कि जैसे मान लो हमारा ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर जो माध्यिका होती है हमारी, ये माध्यिका है, ये माध्यिका हमारी जो होती है ये किसी भी त्रिभुज को दो समान पार्टों में डिवाइड करती है। यदि हमारा कुल क्षेत्रफल सपोज करो हमारे पास में यहाँ पर पूरे त्रिभुज का एक है, तो आधा क्षेत्रफल इसका हो जाता है और आधा क्षेत्रफल इसका हो जाता है। अब यहाँ अगर ये माध्यिका है तो ध्यान से देखो, यदि माध्यिका है तो ये मध्यबिंदु है, और मध्यबिंदु है तो ये भुजा एक इधर होगी तो एक इधर होगी। इसका मतलब है कि ये बिंदु इस पूरी भुजा को दो समान भागों में डिवाइड कर रहा है।
यानी ये कह सकते हैं 1:1 है इसका, ठीक है ना। जब 1:1 है तो इसका मतलब है कि ये अनुपात बदल भी सकता है हमारा। अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपसे भाई ये 1:1 नहीं है, जब 1:1 है तो क्षेत्रफल देखो सेम आ रहा है दोनों का। जब समान अनुपात तो समान क्षेत्रफल आ रहा है, लेकिन अगर अनुपात हमारा अलग हो जाए, जैसे ये 1 है ये 2 है, अब ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब यदि ये ऐसे हो गया तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इस दोनों पार्टों का, ए है, ये बी है और ये सी है, तो बताओ इन दोनों ट्रायंगलों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होंगे, इसकी बात कर रहा है वो। तो यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, तो इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, और दूसरा चाहिए हमको ACD का क्षेत्रफल, इसकी बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालें, देखिए इसको निकालने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में ये पूरा त्रिभुज है हमारे पास, इसका आधार 1 है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी हाइट निकालना चाहता हूं मैं, यदि इसकी हाइट निकालना चाहता हूं तो यहाँ से लंब डालना पड़ेगा इसमें, ये इसकी हाइट हो गई। और इसकी हाइट निकालना चाहूंगा इस त्रिभुज की, तो भी इसकी हाइट ही कहलाएगी, क्योंकि हाइट क्या होती है भाई, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालते हैं हम, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकालते हैं, या फिर हम जब तीनों भुजाएं दे रखी होती तो हीरोन फॉर्मूले से निकालते हैं हम। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में इस त्रिभुज के अंदर अगर ये ऊंचाई h है इसकी और इसका आधार ये 1 है, तो इस त्रिभुज की बात करो, देखो आप त्रिभुज ABD की बात करें हम, तो आप देखिए कि यदि हमारे पास त्रिभुज ABD है और यहाँ त्रिभुज में ले रहा हूँ ACD। अब मैं क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना चाहता हूँ कि इसका हमारे पास में 1/2 आधार, देखो इसमें 1 हो गया, ऊंचाई इसकी h हो गई, इसका आधार क्या हो गया बताओ, इसका आधार हमारा 2 हो गया, और ऊंचाई भी देखो इसकी h ही कहलाएगी, क्योंकि ऊंचाई यहाँ तो जा नहीं सकती, यहीं जाएगी, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो दोनों की हाइट सेम है, दोनों ट्रायंगलों की जब हाइट सेम है हमारे पास, तो इसकी ऊंचाई भी h होगी। तो इसका मतलब ये निकला कि भैया आप इसको इससे काट देंगे, एच से एच को काट देंगे, तो इसका मतलब 1:2 आ गया ना। इसका सारांश ये निकला कि जिस अनुपात में आपके पास ये भुजा बट रही है, जो आधार बट रहा है, उसी अनुपात में इनका क्षेत्रफल आ रहा है। यदि आपको यहाँ पर भुजा का अनुपात दे दिया BD अनुपात CD 1:2 है, तो बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आंसर देंगे 1:2। अभी जो हमने किया था वो माध्यिका वाला किया था, उस माध्यिका में क्या होता है 1:1 था, तो क्षेत्रफल हमारे पास में दोनों सेम थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्षेत्रफल आपके दोनों सेम नहीं रहेंगे, यहाँ क्षेत्रफल बदल जाएगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल अगर 1 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये हमको ध्यान रखना है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आगे ये सब काम आएंगे हमारे। चलिए अब बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज के अंदर कुछ प्रॉपर्टियों की। समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है हमारा, उसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ये अगर ABC मानते हैं इसको हम, तो अब आप देखिए इसके अंदर जब इसके मध्यबिंदु को मिलाते हैं यहाँ पर हम इस प्रकार से, तो माध्यिका कहलाती है। लेकिन मध्यबिंदु नहीं मिलाते हैं हम और इन दोनों भुजाओं को अलग कर देते हैं। जैसे इसकी भुजा थोड़ी और लंबी कर दी ऐसे हमने, ऐसे ये A है, ये B है, ये C है, और मैंने यहाँ से लंब डाल दिया ऐसे यूँ, इस प्रकार से। तो ये भी आप जानते हैं भाई, जब हमारे पास में किसी समकोण त्रिभुज के अंदर इस समकोणीय शीर्ष से सामने वाली भुजानी कर्ण पर जब लंब डालते हैं, जैसे मान लो ये P है और ये हमारे पास में A है और ये B है, या इसको D कह दो आप, AB मत को, ये P कह दिया या इसको BD कह देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ी हमने कि ये जो लंब है हमारे पास में, तो ये 1/BD² बराबर क्या होता है बताओ, 1/AB² प्लस 1/BC²। ये स्क्वायर प्रॉपर्टी में आती है हमारी सिंपल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो किसी समकोण त्रिभुज के अंदर समकोणीय शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई BD है,
तो इसको हम जैसे मान लो P कहते हैं तो 1/p² हो जाएगा, इसको मैं A कहता हूँ तो 1/a² हो जाएगा, और इसको मैं BC कहता हूँ, B कहता हूँ तो 1/b² हो जाएगा, इसको P कह देते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी हमको विशेष काम आती रहती है। प्रॉपर्टी जो है ये B है यहाँ पर डायरेक्ट सवाल बन के भी आती है, और कई बार इन दोनों में से कोई दो चीज़ देकर तीसरी चीज़ पूछ सकता है हमसे। और ये पहले पढ़ चुके हैं आप कि भाई किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर इस जगह पर कौन सा शीर्ष होता है, भाई ये समकोणीय शीर्ष होता है, और समकोणीय शीर्ष पर कौन सा केंद्र होता है, यहाँ पर लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। और यदि इसके मध्यबिंदु को मिलाते हैं हम तो मध्यबिंदु होता है हमारे पास में बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या का केंद्र, उसको परिकेंद्र कहते हैं हम। इसका मतलब है कि यहाँ अगर सेंटर से मिलाते हैं हम इसको तो ये हमारे पास में माध्यिका भी कहलाती है। फिर जब किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्यबिंदु मिलाया जाता है तो वो हमारे पास में माध्यिका भी कहलाती है। और माध्यिका हमारी किसी भुजा को दो समान पार्टों में, सामने वाली भुजा को दो समान पार्टों में डिवाइड करती है, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को भी समान क्षेत्रों में विभाजित करती है। तो ये कौन सा केंद्र होता था बताओ, यहाँ पर ये परिकेंद्र होता था। यहाँ कौन सा केंद्र था, यहाँ लंब केंद्र था। और ये हमारे पास में डी जो है यहाँ पर, ये लंब है, यहाँ पर शीर्ष लंब कहते हैं इसको। तो इसके अलावा इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी हम याद करेंगे इसके अंदर, वो मैं दोबारा और बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा समकोण त्रिभुज है और यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया, ऐसे A, B और C और ये D। अब ध्यान से देखिए आप कि इसमें एक त्रिभुज तो बन रहा है हमारा ABD, या पूरा एक ABC मान लेते हैं ABC, और एक बन रहा है इसमें ADB, और एक बन रहा है इसमें आपके पास BDC। एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, एक पूरा ट्रायंगल है ये। अब आप ध्यान से देखो कि ये पूरा ट्रायंगल हमारा समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री कोण बना रहा है ना इसमें। अब यदि मैंने यहाँ पर लंब डाला है तो ये भी तो 90 डिग्री कोण है भाई, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये पूरा भी 90 डिग्री है। तो यदि हम थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको 30 मान लेते हैं, सपोज करो कि ये 30 है और ये हमारा 60 है यहाँ पर, और ये पूरा 90 है। तो देखो ये 90 है तो ये भी 90 है यहाँ पर। तो आप देखो ध्यान से कि ये 90 हो गया, 60 हो गया तो 30 आएगा यहाँ पर, और ये 90 30 60 आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से मैंने 3 पार्टों में इसको कोणों के आधार पर सेट कर दिया ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो कि हमारा कोई समकोण त्रिभुज था उसमें ये तो 90 फिक्स होता ही है। तो मैंने इसको 30 मान लिया है अपने मन से, आप इसको 20 ही मान सकते हैं और भी कुछ मान सकते हैं। एंगल इसलिए रख रहा हूँ ताकि वो समरूपता को समझने में दिक्कत नहीं आए। अब आप देखो इसके अंदर तीनों कोण 30 90 60, इसके अंदर 30 90 60, और ओरिजिनल जो ट्रायंगल हमारा वो 30 90 60। जब तीनों ही त्रिभुजों के अंदर आपको सेम कोण दिख रहे हैं तो आप जानते हैं जब सेम कोण दिख रहे हैं तो ये तीनों समरूप हैं। तीनों का अगर एरिया सेम हो जाता तो फिर सर्वांग सम हो जाते। सर्वांग सम नहीं कह सकते छोटा है बड़ा है, लेकिन ये तो कह सकते हैं हम कि यदि हमारे पास में तीनों कोण सेम दिख रहे हैं आपको तीनों त्रिभुजों के अंदर, तो इसका मतलब तीनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं, समरूप हैं। अब कोण के आधार पर सेट करते हैं हम। मैंने ओरिजिनल लिखा ABC, तो ए का मतलब देखो 30 है, बी का मतलब 90 था और सी का मतलब 60 था, तो 30 90 60 लिखा मैंने यहाँ पर। तो ये भी आपको 30 90 60 ही लिखना है। 30 90 60 का मतलब ADB, बिल्कुल ठीक लिखा है। इसको भी आपको 30 90 60 ही लिखना है। जब 30 90 60 लिखेंगे इसको हम, तो इसमें देखो 30 बी का मतलब कितना है 30 है यहाँ पर, 30 90 60, तो यहाँ BD और 60, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं, सिमिलर हैं ये। तो इनकी आपस में तुलना करते हैं हम। तुलना करने के लिए आपको यहाँ पर जैसे इसका AB लिया मैंने, तो इसका मैं दो की तुलना करता हूँ। जैसे मान लो इसको पहला कहता हूँ मैं, इसको दूसरा कह देता हूँ, इन दोनों को तीसरा कह देता हूँ। तो पहली तुलना करते हैं हम, ये दूसरी तुलना है, ये तीसरी तुलना करेंगे आप। तो आप ध्यान से देखो इन दोनों की तुलना करेंगे हम। तो हम कहते हैं भाई जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो दोनों की भुजाएं समानुपात में होती हैं। तो इसकी भुजा अगर AB लेंगे तो इसकी AD लेनी पड़ेगी आपको। पहला जो AB/AD आएगा,
अब बी सी लूंगा मैं यहाँ से, तो इसकी बी डी लेनी पड़ेगी। अब डी भी लिखो चाहे बी डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बी डी ले लिया हमने। तीसरा, अगर ए सी लेंगे तो ए बी लेना पड़ेगा, ए सी अपॉन ए बी आ गया। ये पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में सेट हो रही है। यहाँ पर पहला जो दोनों ट्रायंगल हमारे पास में, इनकी हमने तुलना कर दी है, समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं हमको ये दोनों, तो इनको हमने भुजाओं के समानुपात में सेट कर दिया है। तो ये हम जानते हैं सभी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये देखो इसके अंदर कोई डबल दिख रहा है क्या आपको? कोई भी आंकड़ा इसमें डबल दिख रहा है क्या? ये चेक करो पहले आप। अगर डबल दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो इसमें ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी स्क्वायर, इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ मैं, देखो इसको इससे इंटू कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? ए डी इंटू ए सी। ए डी इंटू क्या कर सकते हैं हम? ए सी कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी निकल गया यहाँ से कि भाई ए बी स्क्वायर जो होता है वो ए डी इंटू क्या होता है? ए सी होता है। अब मैं देखो इसकी तुलना कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बड़े आराम से कर रहे हैं हम। सेकंड वाला ए डी बटे बी डी, इसको लो बी डी बटे सी डी, तीसरे को लो ए बी बटे ए सी, ए बी बटे बी सी। जैसे ए बी लिया तो बी सी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रम से लिख दिया है, एंगलों को क्रम से लिखा, 30 90 60 से लिखा हमने, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। ए डी लिया है तो इसका बी डी लेंगे, ए डी अपॉन बी डी। अब ये लास्ट के दोनों ले रहे हैं तो लास्ट दोनों लेंगे हम, बी डी और सी डी, तो बी डी और सी डी हो गया। फर्स्ट लास्ट लिया तो ए बी और बी सी, तो ए बी बटे बी सी हो गया। अब देखो इसमें कोई डबल दिख रहा है क्या आपको? इसमें आपको देखो बी डी डबल दिख रहा है, तो इसका बी डी स्क्वायर कह सकते हैं ए डी इंटू सी डी। तो यहाँ से प्रॉपर्टी निकल के आ रही हमारी कि बी डी स्क्वायर ए डी इंटू सी डी। चलो नीचे लिख देता हूँ, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी। एक ये प्रॉपर्टी आई। अब मैं तीसरी तुलना कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तीसरी तुलना, फर्स्ट और लास्ट तुलना कर रहे हैं, तो ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी हो गया, इक्वल टू बताओ बी सी और सी डी ले लो, और ए सी और बी सी ले लो। ए सी अपॉन क्या ले सकते हैं? बी सी। ए सी इसका और बी सी इसका, ए बी के साथ में बी डी लिया, बी सी के साथ में सी डी लिया, और फर्स्ट लास्ट ए सी है तो फर्स्ट लास्ट बी सी ले गया। अब देखो इसमें कोई डबल दिख रहा है क्या? बिल्कुल डबल दिख रहा है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा इसमें। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, ये स्क्वायर प्रॉपर्टी कहलाती है। ये क्वेश्चन बन के आते हैं सीधे। क्वेश्चन में लिखा हैगा यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के अंदर कोण भी 90 डिग्री है तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा? या आपको ये इस टाइप के 3-4 ऑप्शन देगा, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी या ये प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी इसमें आपको आंसर में दिखेगी। ये लेकिन तभी होता है जब ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब ये जरूर नहीं बी पे 90 डिग्री कोण लें हम, कहीं भी हो सकता है। अब बी पर 90 ले तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी बन रही है, यदि यहाँ पर क्यू होता और कोई होता तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी बन जाती। बस बेसिक थीम क्या समझनी है हमको। अभी हमने तीनों की तुलना की, तीन तुलना करने पर आपको 3 यहाँ पर आंकड़े निकले स्क्वायर वाले। अब इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं हम। ध्यान से देखें आप कि यहाँ पर हमने देखो बी डी स्क्वायर लिया, बी डी स्क्वायर कहाँ है? देखो ये रहा। तो बी डी स्क्वायर जो होता है वो ए डी इंटू सी डी होता है, ए डी इंटू सी डी। अब यदि देखो ए बी स्क्वायर लिया हमने, ए बी कहाँ दिख रहा है? देखो ये दिख रहा, ये ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो होता है वो ए डी इंटू ए सी होता है। यानी इधर जो आ रहा है हमारे पास वो कर्ण की प्रॉपर्टी आ रही है। इसमें भी कर्ण आ रहा है, देखो ए डी और सी डी, इसमें भी देखो ए डी और ए सी। अब ए डी और ए सी आ रहा है इसमें, और इसमें देखो आप ए सी और सी डी आ रहा है, ए सी पूरा और सी डी वाला। तो मतलब ये कहने का कि इतना काम नहीं करेंगे हम, इनको डायरेक्ट याद कर लेंगे सीखने के बाद में। अब एक बार तो याद होते नहीं है, कई बार हम देखेंगे इसको। तो अब इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं कि यदि हमारे पास में कोई त्रिभुज ए बी सी ऐसा है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, यहाँ पर बी हमारा 90 डिग्री है, तो इस बी से हमने यहाँ पर लंब डाला, तो हमारे पास में 3 ट्रायंगल बन गए इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला, एक
ओरिजिनल ट्रायंगल हमारे पास ABC वाला। तीनों की तुलना की मैंने और तीनों तुलना करने पर हमारी 3 प्रॉपर्टी आई। अब इन 3 प्रॉपर्टी को डायरेक्ट देखो कैसे याद करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये हमारा ABC ट्रायंगल है, A B और C। यहां से आपने लंब डाल दिया यूं। अब ये आपका D मान लिया। तो एक तो प्रॉपर्टी याद करनी थी हमको, कौन सी वाली, ये सबसे ज्यादा आती है BD स्क्वायर वाली। BD स्क्वायर बराबर क्या होता है, AD इंटू CD। AD इंटू क्या होता है, CD होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि आपको इस भुजा का स्क्वायर चाहिए, AB का स्क्वायर, तो इसके साथ में देखो ये आ रहा है ना, AD इंटू AC कर दो, AD इंटू AC। अगर आपको इस भुजा का स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर, अब देखो इसके साथ में ये जॉइंट हो रहा है, तो CD इंटू AC, तो CD इंटू AC हो गया। तो याद करने में आसानी हो गई हमको। अभी हम कितना काम कर रहे थे, पूरा बोर्ड भर दिया था हमने, लेकिन हमको इतना याद नहीं करना है, हमको सीधे इसको कंप्रेस करना है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी को याद कर सकते हैं हम। ये तीनों ही प्रॉपर्टी हमारे काम आती है सवाल करते टाइम पर। और जब सवाल, अब जैसे मान लो ये जरूर नहीं साहब ये ABC ऐसे आए, अब मैं इसका चेंज करता हूँ आंकड़ा। देखो यदि मैंने यहाँ पर कह दिया P, यहाँ कह दिया Q, यहाँ कह दिया आपसे R, यहाँ कह दिया हमने M। अब इसको देखो, अब क्योंकि आंकड़े तो कोई भी आ सकते हैं ना। अब आपको QM स्क्वायर, अब देखो इसकी वैल्यू करते हैं तो QM स्क्वायर, PM और RM, इसका जो स्क्वायर होता है वो ये इंटू ये होता है। दूसरी बात, अगर इसका स्क्वायर चाहिए हमें, PQ का स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसके साथ में देखो ये भुजा आ रही है यहाँ पर, तो PM इंटू पूरा कर्ण PR। अगर आपको ये चाहिए QR स्क्वायर, तो इसका मतलब ये इसके साथ ये भुजा रही है यहाँ पर, तो RM इंटू पूरा कर्ण PR हो जाएगा। तो इस तरीके से आंकड़े कोई भी हो, भुजाओं के इंडिकेशन कोई भी हो, बस इन तीनों को रटना है हमें। कई बार ये हमारा अर्धवृत्त बन रहा होगा, अर्धवृत्त के अंदर कोई त्रिभुज बन रहा होगा, तो अर्धवृत्त के अंदर जब त्रिभुज बनाते हैं तो वो समकोण त्रिभुज ही होता है, वहाँ प्रॉपर्टी काम करेगी आपकी। तो ये प्रॉपर्टी विशेष काम की हमारी, ये आगे क्वेश्चनों के अंदर मैं यूज करूंगा इसको, तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे मान लो एग्जाम्पल, संख्यात्मक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कोई आपको। सपोज करो कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समझ लो 8 है, ये हमारी 6 है, और ये हमने यहां से लंब डाल दिया इस पर। ऐसे लंब डाल दिया यहाँ पर, ये समझ लो A B C और ये D, और यहाँ कह दिया भाई X, वो CD पूछ रहा है हमसे। हमारे लिए चित्र दे रखा है उसने, चित्र बना के दे सकता है या लैंग्वेज दे सकता है हमें कि किसी समकोण त्रिभुज ABC के अंदर B कोण समकोण है, AB हमारे पास में 8 है, BC हमारे पास 6 है, तो बताओ CD कितना है। अब CD कैसे निकालें हम, तो निकालने को तो निकाल सकते हैं भाई, ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास में, समकोण त्रिभुज के अंदर आपको एक भुजा पता है, ये हम लंब निकाल सकते हैं, लंब का सूत्र जानते हैं हम। लंब निकालने के लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला हमने क्षेत्रफल जब पढ़ाते हैं तो उसमें बता रखा है, जब इसको निकालते हैं हम तो आधार इंटू लंब बटे कर्ण कर देते हैं, ये आ जाता है पूरा। लेकिन अभी बात हमारे पास में ज्योमेट्री चल रही है, उस ज्योमेट्री के अंदर हम इस एक्स को डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या। अब मुझे देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके साथ में इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर ये 8 पता है 6 पता है, तो पूरा जो कर्ण होगा वो पूरा कर्ण कितना आ जाएगा बताओ, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 64 36 100 हो जाता है, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। इसका मतलब है कि AC जो है वो पूरा वो कितना आने वाला है हमारे पास में, ये पूरी भुजा 10 आने वाली है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन 10 में से ये कितना है ये नहीं पता हमें, तो कोई बात नहीं। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसका स्क्वायर वाली,
आपको पता है BC जो स्क्वायर होता है, इस भुजा का जो स्क्वायर होता है वो ये इंटू ये होता है। इसका मतलब CD इंटू पूरा कर्ण क्या बताओ, AC है। CD यहाँ से यहाँ तक, AC यहाँ से तक। तो आप देखिए BC का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया ना। CD बताओ, CD निकालना है तुम्हें, और AC बताओ पूरा, ये 10 है, सीधा 10 का भाग देना है इसमें। और जब 10 का भाग देंगे तो सीधा हमारे पास में भुजबनी सवाल का आंसर आ गया 3.6। इसको निकालना हो तो इसका स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी कम ले लेते हैं हम। निकालने को कई प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे निकल जाए तो हम इसको यूज करके जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे यदि इसको पूछता हमसे तो हम इसका स्क्वायर बराबर AD इंटू क्या करते, तो 8 का स्क्वायर 64 होता, 64 में 10 से डिवाइड करते, 6.4 आता। 6.4 आ रहा है और 3.6 आ रहा है। अब इसको भी निकाल सकते हैं हम। इसको निकालने का तरीका मैंने डायरेक्ट बता रखा है आप लोगों को कि जब हम ये कर्ण पर डालेंगे लंब की लंबाई निकालते हैं, जैसे BD निकालना है तुम्हें, तो BD निकालने क्या होता है, आधार इंटू लंब बटे कर्ण। ये डायरेक्ट कर्ण पर डालेंगे लंब की लंबाई का सूत्र है। आधार हमारे पास में 8 और 6 दे रखे हैं, लंब 8 और 6 हो जाएगा, और 8 और 6 को किससे डिवाइड करना है हमें, कर्ण से, मतलब 10 से डिवाइड करना है, तो ये 4.8 आ जाएगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको, इसकी भुजा डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, इसको कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए ताकि सवालों को हम जल्दी कर सकें। ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी सी हम। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई कोई हमारे पास में ये ट्रायंगल है ऐसे ABC, और इसके समांतर हमारे पास में ये PQ लाइन है, यहाँ पर ये PQ है। अब मैं कह रहा हूँ भाई PQ समानांतर दे दिया मैंने आपको BC। अब ये नहीं बताया कि P और Q कहाँ पर है, लेकिन ये कह दिया हमने कि भाई AP अनुपात BQ या BP कर दें, ये दे रखा है आपको 3:1 या 3:4 करते हैं, 3:4 है, यानी ये अगर 3 है तो ये 4 है। ठीक है ना, ये AP अनुपात BP देखा 3:4। अब सवाल पूछ रहा है हमसे, तो बताओ ट्रायंगल APQ अनुपात ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है उसने, APQ और ABC। अब जब APQ पता चल जाएगा, ABC पता चल जाएगा, तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो इस जो हमारे पास में चतुर्भुज दिख रहा है इसका भी निकाल सकते हैं हम। अब ध्यान से देखें हम कि क्वेश्चन इतना दिया है, इसका आंसर पूछ रहा है हमसे। अब आपको पता है कि भाई अगर ये समांतर है इसके, तो आप ध्यान से देखो कि ये जो कोण है हमारे पास P और ये जो कोण है B, ये दोनों सेम है, और ये कोण Q और ये कोण C भी सेम है, और ये जो कोण है हमारे पास भी इस त्रिभुज में भी आ रहा है और पूरे में भी आ रहा है। तो मतलब ये कहने का कि A दोनों में आ रहा है और P और B आपस में संगत कोण बराबर है, ये भी बराबर है। तो सारांश निकल रहा है कि APQ और ABC ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास में कैसे हैं, आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या है, समरूप है। और जब समरूप होते हैं तो आप जानते हैं कि भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो जैसे मान लो AP अपॉन AB करें हम, PQ अपॉन BC करें हम, और AQ अपॉन AC करें हम, तो सेम है सब। APQ और ABC के कोण सेम है, तो AP बटे AB, PQ बटे BC और AQ बटे BC, AC का मान जो है अनुपात के हिसाब से सेम है। अब ध्यान से देखो आप कि इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं वो ये हैं, चाहे S को ले लो, चाहे S को ले लो, चाहे S को ले लो, तीनों रेशो सेम है। किसी एक रेशो को ले सकते हैं हम, तो AP कितना है देखो यहाँ पर 3 है, ये 3 हो गया। AB कितना है बताओ, 3 और 5 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:8 आ चुका है। जब 3:8 आ चुका है तो वही 3:8 इसका आएगा। तो मतलब ये कहने का हमारा कि ट्रायंगल
एपी क्यू अनुपात ट्रायंगल एबीसी की जो भुजाओं का अनुपात आ रहा है वो 3 अनुपात देखो 8 आ रहा है, 3 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से तक, ये पूरे त्रिभुज के लिए, ये एपी क्यू के लिए। ये किसका रेशो है? भुजाओं का अनुपात है। लेकिन अभी मैं बता रहा था आपको, जब हमारे पास में दो त्रिभुज समरूप होते हैं और भुजाओं का अनुपात हमें पता होता है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? हम स्क्वायर कर देते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। इसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये जाएगा 9:64। इसका मतलब यह कि अगर इसका क्षेत्रफल हमारे पास में 9 है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 9, तो पूरे का कितने बताओ? 64 है। तो सवाल का आंसर तो आ गया, 9:64 इसका आंसर आ चुका है। संगत भुजाओं का अनुपात निकाल के हमने यहाँ पर दोनों क्षेत्रफल निकाल लिए। लेकिन कई बार क्या पूछता है वो, त्रिभुज एबीसी की जगह पर इस चतुर्भुज को पूछता है। जब आपको पूरा पता है 64 है, 9 ऊपर वाला है, तो 64 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा बताओ? 59 बचेगा। तो इसका मतलब है कि 59 हमारे पास में जो क्षेत्रफल आ रहा है वो इस चतुर्भुज का आ रहा है। 59 ये सॉरी 55, इन दोनों को ऐड करके देखो आप, वही 64 हो गया पूरा, तो ये 55 हो गया और ये 9 हो गया। तो 55 9 को ऐड करते हैं 64 आ रहा है, और इसको 9 कहते हैं, 9 कह सकते हैं इसको। तो इसमें 3 सवाल तैयार हो गए हमारे पास में कि यदि उसने एपी क्यू और एबीसी पूछा तो 9:64, यदि उन्हें एबीसी और चतुर्भुज पूछा हमसे, यहाँ कह सकते भाई चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज कौन सा हमारा? बी सी क्यू पी। अगर वो पूछता है हमसे भाई कि ट्रायंगल एबीसी अनुपात क्वाड्रिलेटरल बी सी क्यू पी, तो आप बताओ एबीसी कितना है? 64 है टोटल, पूरा 64 है, और ट्रायंगल कितना हमारे पास में? 55 है, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मेन चीज है कि भुजाओं का अनुपात हमको पकड़ना पड़ेगा। यदि ये पूरी हमारे पास में 8 होती तो 3 निकाल के यहाँ पर 5 ले लेते। अब यहाँ पर हमारे पास कितना था? ये ऊपर 3 था, नीचे 4 था। जो ऊपर 3 था, नीचे 4 था, अच्छा 5 था ये, तो ये हमारे पास कितना हो गया था? 8 हो गया था ये। और जो 8 हो गया तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 हो गया। तो भुजाओं का अनुपात पकड़ में आ गया तो हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफलों का आ गया तो भुजाओं का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल आएगा, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलो एक और लेते हैं अब। जैसे मान लो हमारा ट्रायंगल ये है और ये इसके पैरेलल है एबीसी, ये पी क्यू है। अब उसने दे दी हमें एपी रेशो ए बी इक्वल टू, या इसको मैं चेंज करता हूँ, बीपी अनुपात ए पी बराबर दे रखा है 3:2, या इसको 7 कर देते हैं। चलो बीपी हमारे पास दे दिया और इसने कह दिया हमसे एपी पी क्यू समानांतर कह दिया बीसी। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, तो बताओ ट्रायंगल एपी क्यू तथा चतुर्भुज बी सी क्यू पी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। क्षेत्रफलों का अनुपात, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। अभी हम बिल्कुल बेसिक बात चल रही है हमारी, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल 10-10 सेकंड के अंदर सवाल होते हैं सभी, ठीक है ना। अभी लेकिन स्टार्टिंग है हमारी, स्टार्टिंग के अंदर हमको ये समझना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हमने बोला है इसमें एपी, अब देखो एपी तो बोला नहीं, इसमें बीपी बोला। बीपी कितना बताओ? 3 है यहाँ पर, और ए बी पूरा 7 है। तो थोड़ा चित्र में गड़बड़ है, इसमें थोड़ा ऊपर का ज़्यादा बड़ा होना चाहिए था, तो इसको लाइन को हम नीचे ले सकते हैं, थोड़ी सी ऐसे ले सकते हैं, पी क्यू। अब ये 3 दे रखा है, ये पूरा 7 दे रखा है, तो 4 आ जाएगा ना। ध्यान दो, बीपी हमने दिया है 3, तो बीपी हो गया हमारे पास 3, और ए भी दिया है 7, तो
ए बी पूरा कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमारे पास में तुलना करवा रहा है ए पी क्यू की, तो ए पी क्यू ये वाला है और पूरा ए बी सी होता ही हमारे पास में, तो ए पी क्यू के अंदर ए पी अपॉन ए बी लेना पड़ेगा बस। ए पी अपॉन ए बी अगर पकड़ में आ गया तुम्हारे पास, क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें त्रिभुज तुलना करनी है ऊपर वाले से, फिर टोटल से करनी है। तो ए पी इसके अंदर हमारे पास में एक भुजा है तो उसके संगत भुजा ए बी है, तो 4 अनुपात कितना बताओ, 7 है। अगर ये 4 अनुपात 7 आ गया भुजाओं का अनुपात, तो बताओ क्षेत्रफलों क्या आएगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 49 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है, 7 का क्या होता है, 49 होता है। तो आपने यहाँ पर क्षेत्रफलों का निकाल लिया, तो ये जो 16 क्षेत्रफल आ रहा है बताओ किसका आ रहा है, ऊपर वाले का आ रहा है, और 49 पूरे का आ रहा है। जब आप 49 में से 16 माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो 33 हमारे पास में किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। ये 33 से 16 पूरा 49 हो गया। वही पूछा था हमसे ए पी क्यू, ए पी क्यू, और चतुर्भुज बताओ कौन सा है, बी सी क्यू पी, बी सी क्यू पी। तो ये हमारे पास ए पी क्यू बताओ कितना हो गया, 16, और चतुर्भुज कितना हो गया, 33। आंसर। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और इजी भी है, कोई टफ नहीं है। बस आपको वो पता होना चाहिए भाई, समरूप त्रिभुजों के अंदर भुजाएं जब समानुपात में होती हैं तो क्षेत्रफल का स्क्वायर कर देते हैं हम भुजाओं का, तो इस क्षेत्रफल का अनुपात बन जाता है। और यदि ये मध्यबिंदु होता है यहाँ पर कि भाई दोनों भुजाओं के मध्यबिंदु होते तो दोनों क्षेत्रफल सेम हो जाते 1:1 में। अभी दोनों क्षेत्रफल सेम नहीं है। तो इस तरीके से हम आज इतना ही करेंगे, कल इसमें और प्रॉपर्टी बताएंगे आपको कुछ, फिर क्वेश्चनों को हम एक साथ लेंगे, ठीक है ना। ओके।